दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पटना जाने के लिए एक ट्रेन खड़ी थी। तभी कुछ देर के बाद वहां स्टेशन पर एक लड़का आता है जो कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए, तो उसके शरीर से बदबू आ रही थी। दरअसल वो लड़का दोस्तों मजदूर होता है, उसको भी पटना जाना होता है। पटना जाने के लिए वो ट्रेन में स्लीपर फिर जनरल में सीट देखता है, लेकिन उसे कहीं भी सीट नहीं मिलती है। दरअसल दोस्तों उसने 2-3 दिन पहले रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया था, बट उसे स्लीपर में रिजर्वेशन नहीं मिल पाई थी। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि कहीं भी ट्रेन में जाने के लिए स्लीपर में रिजर्वेशन करवाने के लिए हमें करीब 2 से 3 महीना पहले ही एडवांस में बुकिंग करनी पड़ती है, लेकिन उस लड़के ने नहीं की थी। तो वो इधर उधर ट्रेन में सीट देख रहा था। ट्रेन में सीट देखने के बाद दोस्तों उसे सीट नहीं मिलती है। कुछ ही देर में ट्रेन जो है वो भी ट्रेन भी स्टार्ट हो जाती है। वो जल्दी जल्दी में ऐसी बोगी में घुस जाता है। ऐसी बोगी में वो घुस के ये सोचता है कि जो भी फाइन होगा वो मैं भर दूंगा, कौन उतना मशक्कत करने जाएगा। तो वो लड़का जो ऐसी बोगी में घुस जाता है। ऐसी बोगी में घुसने के बाद भी उसे वहां पर कोई सीट नहीं मिलती है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसको एक लड़की के बगल में थोड़ी सी सीट मिलती है। वहां पर जो लड़की होती है वो अपनी सीट पे सोई हुई थी, उसके पैरों के पास थोड़ी सी जगह थी। वो लड़का वहां पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन दोस्तों जब वो लड़का उस लड़की का चेहरा देखता है तो वो दंग रह जाता है। दोस्त वो लड़की और कोई नहीं, उसी की प्रेमिका होती है, जो जिससे कि वो आज से करीब 5 से 6 साल पहले प्यार करता था। ये देखकर वो लड़का थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी और थोड़ी फैशन में लग रही थी। और वो कहाँ फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, जिसके शरीर से भी बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी। दरअसल दोस्तों वो एक मजदूर होता है जो कि दिल्ली में मजदूरी किया करता था। वो लड़की जब उठती है तो जब वो लड़की अपनी सीट के पास से एक लड़के को देखती है जो कि मेरे पैरों के पास बैठा हुआ है, तो वो लड़की उठकर उस लड़के को बोलना चाहती थी कि मेरे सीट से खड़े हो जाइए, ये मेरी सीट है, इस पर रिजर्वेशन मैंने करवाया है। लेकिन जब वो लड़की उस लड़के को देखती है तो वो भी अचंभित रह जाती है। दरअसल दोस्तों उस लड़के ने उस लड़की को पहचान लिया था और उस लड़की ने भी उस लड़के को पहचान लिया था। वो लड़की उस लड़के की तरफ देखने लगती है। वो लड़का उस लड़की से निगाहें मिलाकर फिर अपनी निगाहें नीचे कर लेता है और मन ही मन सोचता है कहीं ये मुझे पहचान ना ले। दरअसल दोस्तों वो लड़की उस लड़के को पहचान लेती है और बोलती है कि तुम प्रतीक हो ना। तो वो लड़का बोलता है कि हाँ मैं प्रतीक हूँ। तो कैसे हो तुम, इतने दिनों बाद मिल रहे हो। तो प्रतीक बोलता है कि मैं ठीक हूँ। तो तो वो लड़की जो है प्रतीक से बोलती है कि आजकल क्या कर रहे हो। तो वो लड़का बोलता है कि मैं यहीं दिल्ली में काम करता हूँ। और लड़का होता है वो लड़की से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो आजकल। तो वो लड़की जवाब देती है कि मैं यहीं दिल्ली में रहकर पढ़ाई करती थी, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मेरी जॉब लग चुकी है, अब मैं एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी हूँ, यूपीएससी का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है, इसलिए मैं अपने गाँव जा रही हूँ। दोस्तों इतना सुनकर लड़का बहुत ही ज़्यादा उस लड़की के लिए खुश होता है। दोस्तों आखिर क्या ये दोनों प्रेमी प्रेमिका वापस मिल जाएंगे या मिल पाएंगे, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग और दर्द भरी कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों बस 15 से 20 दिनों के बाद ही होली आने वाली थी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक लड़का आता है जिसको कि अपने गांव जाना होता है। गांव जाने के लिए वो दिल्ली रेलवे स्टेशन से पटना जाने वाली ट्रेन पकड़ना चाहता था। लेकिन दोस्तों दरअसल बात यह थी कि उसको स्लीपर में रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है। स्लीपर में रिजर्वेशन ना मिलने के कारण वो लड़का जो सोचता है कि मैं क्यों ना एसी में बुकिंग करवा लूं। लेकिन दोस्तों उस लड़के के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो एसी में बुकिंग करवा सके। और वो लड़का सोचता है कि छोड़ो गाँव ही तो जाना है, मैं जनरल में चला जाऊंगा। वो लड़का जो है उस स्टेशन पर फटे पुराने कपड़े पहने हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब लग रहा था और उसके शरीर से भी बदबू आ रही थी पसीने की। दोस्तों वो इधर उधर ट्रेन में जनरल बोगी में जाकर देखने लगता है क्या कहीं कोई सीट खाली है या क्या स्लीपर्स में कहीं कोई सीट खाली है। अगर स्लीपर में सीट खाली होगी तो मैं फाइन देकर भी चला जाऊंगा। दोस्तों ये सारी बातें सोचकर वो ट्रेन में स्लीपर और जनरल बोगी में जाकर इधर उधर जाकर सीट देखने लगता है। लेकिन दोस्तों उसको कोई भी सीट नहीं मिलती है।
और फिर बाद में दोस्तों वो जो है, और फिर कुछ ही देर के बाद दोस्तों ट्रेन खुलने लगती है। वो जल्दी से दौड़कर जनरल बोगी में जाकर घुस जाता है, लेकिन जनरल बोगी में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। लेकिन जैसे तैसे वो लड़का जो है जनरल बोगी में घुस जाता है और सोचता है कि अगले ही स्टेशन पे मैं इस ट्रेन से उतर जाऊंगा, क्योंकि ऐसे में 12 घंटा का सफ़र करना कोई भी आसान काम नहीं है। तो वो लड़का जो है अगले स्टेशन पर जाकर उस ट्रेन से, उस जनरल बोगी से उतरकर ऐसी बोगी में घुस जाता है और सोचता है कि अब जो भी फाइन होगा मैं टीटी को दे दूंगा और उसके बाद वो टीटी मुझे एक टिकट ज़रूर बना के दे देगा। वो लड़का जो है ऐसा ही करता है, ऐसी बोगी में घुस जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसी बोगी में घुसने के बाद भी उस लड़के को कहीं पर भी कोई सीट नहीं मिलती है। वो थोड़ा सा आगे जाता है तो उसको एक लड़की के बगल में एक सीट मिलती है, जहाँ पर जो लड़की जो है अपनी सीट पर सो रही थी। उसके पैरों के पास थोड़ी सी जगह खाली थी। वो लड़का सोचता है कि क्यों ना मैं वहीं पर जाकर बैठ जाऊं। वो लड़का जो है उस लड़की के पैरों के पास जाकर बैठ जाता है। उस लड़की के पैरों के पास बैठने के बाद उस लड़की का जब वो चेहरा देखता है तो वो अचंभित रह जाता है। दोस्तों वो लड़की और कोई नहीं, उसी की प्रेमिका होती है, जिससे वो करीब आज से 6-7 साल पहले प्रेम करता था। वो उस लड़के से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन किसी कारणों से वो दोनों बिछड़ गए थे। वो लड़का उस लड़की को देखकर अपनी निगाहें नीचे कर लेता है, और वो लड़की जब देखती है कि कोई लड़का मेरे पैरों के पास आकर बैठा हुआ है, तो वो लड़की सोचती है कि क्यों, उस लड़के को वहाँ से हटाने के लिए सोचती है और उस लड़के को बोलना चाहती थी कि मेरी सीट से आप हट जाइए, यह सीट मेरी है, मैंने यहाँ पर रिजर्वेशन करवाया है। लेकिन जब वो लड़की उस लड़के का चेहरा देखती है तो वो लड़की शॉक्ड रह जाती है। दोस्तों वो लड़का और कोई नहीं, प्रतीक था। वही प्रतीक जिससे वो लड़की ब्याह से करीब 6-7 साल पहले प्यार करते थे। दोस्तों ये देखकर जो लड़की है बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और प्रतीक को बोलती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। वो प्रतीक जो है उसको देखकर अपनी निगाहें नीचे कर लेता है और वो दोबारा वो लड़की प्रतीक को बोलती है, हेलो तुम मुझे सुन पा रहे हो। तो वो प्रतीक जवाब में बोलता है कि हाँ। कि तो लड़की जो है वो जो पूछती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो प्रतीक बोलता है हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया। दरअसल दोस्तों वो प्रतीक जो है उस लड़की से बोलने में हिचकिचा रहा था, क्योंकि प्रतीक ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और वो जो है बहुत ही ज़्यादा उसके शरीर से थोड़ी बदबू आ रही थी पसीने की। और वो लड़की जो है बहुत ही ज़्यादा फैशन में लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा हाई फाई भी लग रही थी। इसलिए उस लड़की को जो है बोलने में इसलिए उस लड़की से बोलने में प्रतीक को हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। दोस्तों फिर वो लड़की जो है प्रतीक से पूछती हो कि आजकल तुम क्या कर रहे हो। तो वो प्रतीक बोलता है कि मैं यहीं दिल्ली में एक जॉब करता हूँ। तो वो लड़की जो है प्रतीक से पूछती है, ओ अच्छा तुम जॉब कर रहे हो। तो प्रतीक पूछता है कि तुम आजकल क्या कर रही हो। तो वो लड़की बोलती है कि मैं यहीं दिल्ली में आज से करीब 4-5 साल पहले से हूँ। यहाँ पर मैं अब अपनी पढ़ाई कर रही थी, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और अभी कुछ ही टाइम पहले मेरा यूपीएससी का प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों क्लियर हो चुका है। बस मेरा ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद मेरा किसी डिस्ट्रिक्ट में सीट मिल जाएगी और मैं वहाँ की आईएएस ऑफिसर बन जाऊँगी। दोस्तों यह सुनकर प्रतीक जो उस लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलता है। दरअसल दोस्तों वो लड़की प्रतीक से पूछती है कि तुम यहाँ दिल्ली में क्या कर रहे हो, तुम तो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। दरअसल दोस्तों प्रतीक भी था, प्रतीक जो था वो भी पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। लड़की पूछती है कि तुम्हारा मैथ और बायो तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो तुम यहाँ दिल्ली में क्या काम कर रहे हो। तो वो लड़का जवाब देता है कि मैं यहीं दिल्ली में मजदूरी करता हूँ। पहली बार तो ये बात सुन के उस लड़की को यकीन नहीं होता है, लेकिन प्रतीक दोबारा यही बात बोलता है तो वो विश्वास कर लेती है। उसे थोड़ा प्रतीक के लिए बुरा भी लगता है। तो बस ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा दोनों में बातें होने लगती है। पटना रेलवे स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते दोनों में बहुत ही ज़्यादा बातें होती हैं। दोस्तों पटना रेलवे स्टेशन पर पहुँचने के बाद जो लड़की होती है और प्रतीक होता है दोनों स्टेशन पर उतर जाते हैं। दरअसल दोस्तों दोनों पटना के ही रहने वाले थे। वहाँ पर उतरने के बाद जो प्रतीक और वो लड़की है एक होटल में जाते हैं, वहाँ पर कुछ खाते पीते हैं और थोड़ी बातें भी करते हैं। वो खाने पीने के बाद दोस्तों बिल आता है। बिल जो है वो लड़की पे करने लगती है, लेकिन प्रतीक बोलता है कि रुको बिल मैं पे करूँगा, तुम क्यों करोगी।
तो लड़की जो बोलती है नहीं मुझे पे करने दो, मेरी जॉब लग चुकी है, मेरी तरफ से ट्रीट है। लेकिन प्रतीक जो होता है वो बोलता है नहीं बिल मैं पर पे करूँगा, क्योंकि तुम अभी कमा धमा नहीं रही हो, जब तुम्हारी सैलरी आने लगेगी तब तुम पार्टी देना। तो लड़की जो है वो मान जाती है और प्रतीक जो है वो पैसे देता है। और लड़की जो है प्रतीक से उसकी चचेरी बहन का नंबर मांगती है, उससे बोलती है कि तुम्हें याद है हमारे साथ तुम्हारी एक चचेरी बहन भी पढ़ती थी। तो वो लड़की जो है प्रतीक से उसका नंबर मांगती है, तो प्रतीक उसका नंबर देता है। वो लड़की प्रतीक से उसकी चचेरी बहन का नंबर ले लेती है और प्रतीक उसको बोलता है कि तुम इसे अभी कॉल मत करना, 1-2 दिन बाद ही कॉल करना, क्योंकि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए अभी कॉल मत करना। तो वो लड़की बोलती है कि ठीक है मैं तो कुछ देर बाद ही उसको कॉल करूँगी। तो बस कुछ घर जाने के बाद कुछ दिन बीतने के बाद उस लड़की को याद आता है कि मैंने प्रतीक से उसकी चचेरी बहन का नंबर लिया था। वो लड़की जो है प्रतीक की चचेरी बहन के पास कॉल करती है और उससे हालचाल पूछती है। वो जो प्रतीक की चचेरी बहन होती है वो उस लड़की को पहचान लेती है। दरअसल दोस्तों उस लड़की का नाम प्रिया होता है। प्रिया को वो उसकी जो चचेरी बहन है वो पहचान लेती है, दोनों में बातचीत होने लगती है। वो उससे प्रिया से पूछती है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिल गया, क्या तुम दोनों फिर से मिल गए हो क्या वापस, क्योंकि प्रिया और प्रतीक के बारे में जो बातें थी उसकी चचेरी बहन को सारा कुछ उन दोनों का मैटर पता था कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो वो लड़की जवाब देती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे वो एक ट्रेन में मिले थे दिल्ली से वापस आते समय। तो चचेरी बहन उसकी बोलती कि अच्छा ठीक है। ओ तो बस ऐसे ही दोनों में बातें होने लगती है और बातों ही बातों में एक बात निकलती है कि तुम दोनों अलग कैसे हो गए थे। तो प्रिया जवाब देती है पता नहीं अचानक प्रतीक ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, उतना उससे मेरा कुछ कांटेक्ट हुआ ना कुछ हुआ। मैंने उससे बात करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की बट कोई बात हम दोनों के बीच में नहीं हो पाई थी। इसी के कारण अचानक बातचीत बंद हो गई थी, पता नहीं क्या कारण रहा था। दरअसल प्रतीक की जो चचेरी बहन थी उसको सारा कुछ माजरा पता था। तो वो प्रिया को बताती है कि जो तुम्हारा भाई है उसको तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता चल गया था कि तुम ऐसा ऐसा कर रही हो, तुम और प्रतीक एक दूसरे से प्यार करती हो। इसीलिए वो जो है उसने प्रतीक को बहुत ही ज़्यादा पिटवाया और उसके पापा को जाकर ये सारी बातें बता दी कि आपका जो लड़का है वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, बस लड़कीबाजी के चक्कर में बर्बाद हुए जा रहा है। जब उसके पापा ये बात सुनते हैं तो वो प्रतीक को घर पे बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं, बहुत ही ज़्यादा खड़ी खोटी सुनाते हैं और इधर जो है प्रिया को दिल्ली में पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। प्रिया भी उस समय कुछ समझ नहीं पाई थी कि आखिर बात क्या है। वो दिल्ली चली जाती है और इधर प्रतीक से कांटेक्ट करने की भी उस समय बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है बट कांटेक्ट नहीं हो पाता है प्रतीक से। और इधर प्रतीक जो है अपने पिताजी की बातें सुन सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान इरिटेट हो जाता है, इसलिए 5-6 महीना के लिए दिल्ली चला जाता है। जब 5-6 महीने के बाद दिल्ली से वापस आता है तो प्रतीक जो है अपने कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए जाता है तो पता चलता है कि सारे एडमिशन्स के डेट निकल चुके हैं, अब जो होगा अगले साल हो सकता है। तो प्रतीक जो है यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है और फिर से वो दिल्ली कमाने के लिए निकल जाता है। वहाँ पर वो मेहनत मजदूरी करके अपना खर्चा निकालता था और काम करता था। यह सुनकर जो है प्रिया को बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा था। जब प्रिया को यह बात पता चलती है तो वो जो उसकी चचेरी बहन होती है प्रतीक की उससे नंबर लेती है प्रतीक का, तो प्रतीक का नंबर वो उसको दे देती है। तो प्रिया जो है प्रतीक के पास कॉल करती है और प्रतीक से पूछती है कि हम दोनों की बातें अचानक इतनी बंद कैसे हो गई थी, क्या तुमने अचानक मुझसे बातें करना बंद क्यों कर दिया था। तो प्रतीक जो है पूछता है कि क्या क्या मेरी चचेरी बहन है तुम्हें सब कुछ बता दिया। तो वो बोलती है कि हाँ उसने मुझे सब कुछ बता दिया। दरअसल कुछ सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे तुमसे बातें करना बंद करना पड़ा, तुमसे कांटेक्ट हटाना पड़ा। प्लीज़ उस समय मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया तुमसे बात करने का बट तुम्हारा नंबर भी नहीं मिल पाया मुझे, तुम दिल्ली चली गई थी, तुम्हारा नंबर भी चेंज हो चुका था। यह सुनकर प्रिया जो है थोड़ा बहुत ही मन में दुखी होती है और प्रतीक को बोलती है कि अभी होली के बाद जस्ट 2 से 3 दिन के बाद मुझे भी निकलना है दिल्ली के लिए, तो क्या हम दोनों ट्रेन में साथ में चल सकते हैं। तो उधर से प्रतीक बोलता है कि मैं तो अभी गाँव आया हूँ, होली के बाद भी मैं 1-2 महीना रुकूंगा। लेकिन प्रिया जो है थोड़ा रिक्वेस्ट करती है तो प्रतीक भी मान जाता है प्रिया के साथ दिल्ली जाने के लिए।
और प्रतीक और प्रिया दोनों दिल्ली चले जाते हैं ट्रेन में ट्रेन में मिलते हैं पटना जंक्शन पर। दोनों में बहुत ही ज़्यादा बातें होती हैं। वहाँ पर दिल्ली में जाने के बाद भी दोनों होटल में उतर कर कुछ खाते हैं और दोनों की बातचीत वापस लग रहा था कि दोनों की प्रेम कहानी फिर से शुरू हो गई है। प्रतीक जो है प्रिया के दिल्ली मुखर्जी नगर वाले रूम पे भी जाता है। वो बताती है कि मैं यहाँ पर पढ़ती थी, मैं यहाँ पर पढ़ के IAS ऑफिसर UPSC का एग्ज़ाम निकाला है इस रूम में पढ़कर। तो वो ये प्रतीक देख कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी महसूस कर रहा था कि कम से कम प्रिया तो पढ़ लिख के कुछ बन गई, कुछ निकल गई। दोस्तों बस कुछ ही दिनों तक ऐसे ही दोनों में दिल्ली में बातें होने लगती है। दोनों मिलने भी लगते हैं। दोनों सप्ताह में कई कई दिनों मिलने भी लगते हैं। इधर जो प्रतीक के साथ जो वहाँ दिल्ली में रूममेट रहता था वो उसने उस लड़की को देख लिया था। दरअसल दोस्तों जो प्रतीक का रूममेट था वो प्रतीक के ही गांव का था, इसलिए उस रूममेट ने प्रतीक के पापा को कॉल करके बता दिया कि जो प्रतीक जो है किसी लड़की के चक्कर में वो बर्बाद हो जाएगा। ऐसा वैसा कहकर उसके पापा को भड़का देता है। उसके पापा कॉल करके प्रतीक को बोलते हैं कि हम तुम्हारी शादी 2 से 3 महीने में करवा देंगे, प्लीज़ तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे हमारे परिवार की नाक कट जाए। तो प्रतीक जो बोलता है कि अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोस्तों फिर प्रिया को ये प्रतीक जो है सारी बातें बताता है। प्रिया प्रतीक से बोलती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो प्रतीक थोड़ा सोचता है और बोलता है कि हाँ मैं प्यार करता हूँ। तो प्रतीक जो है प्रिया जो है फिर बोलती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो प्रतीक तैयार हो जाता है। दरअसल दोस्तों प्रतीक तो पहले से भी प्रिया से प्यार करता था। दोनों शादी के लिए भी तैयार हो जाते हैं। प्रिया जो है प्रतीक को बोलती है कि चलो हम दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। प्रतीक थोड़ा हिचकिचाता है और प्रिया जो है फिर अब जो प्रतीक है उससे बोलती है कि तुम घर में किसी एक को बता दो सिर्फ, और हम दोनों जाके शादी कर लेंगे। वो घर में अपनी माँ को वो सारी बातें बता देती है कि मैं एक लड़की से शादी कर रहा हूँ और वो एक IAS ऑफिसर है। तो उसकी माँ भी हिचकिचाते हुए तैयार हो जाती है और वो प्रतीक जो है अपनी माँ को बोलता है कि ये बातें किसी को भी घर में भी मत बताना। तो दोनों की शादी हो जाती है। दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। एक मंदिर में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं और बाद में कोर्ट में जाकर रजिस्टर्ड भी करवा लेते हैं। इस तरह से वो कानूनी तौर पर पति पत्नी बन जाते हैं। दोनों वहीं दिल्ली में ही एक रूम लेकर रहने लगते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जो लड़की होती है प्रिया, उसकी भी ज्वाइनिंग आ जाती है। उसकी ज्वाइनिंग एक ज़िले में लगती है तो वहीं प्रतीक भी वहीं पर जाके उस लड़की के साथ रहने लगता है। दोनों खुशी खुशी अपनी लाइफ जीने लगते हैं। इधर जो कहीं से जो बात है वो प्रिया के माता पिता को कानों में पड़ती है कि हमारी लड़की ने कहीं शादी कर लिया। तो वो लड़की से प्रिया को घर बुलाकर उससे बातें पूछते हैं। तो वो प्रिया जो है बताती हाँ मैंने एक लड़के से शादी कर ली है। और जब प्रिया के पापा सबसे ज़्यादा शौक तब रह जाते हैं, तब पता चलता है कि वो लड़का प्रतीक है और वो एक मजदूरी किया करता है। ये सुनकर प्रतीक के जो पापा और घर वाले हैं उनको बुरा तो लगता है, लेकिन वो लड़की जो है एक IAS ऑफिसर होती है, वो समझदार होती है, पढ़ी लिखी होती है, इसलिए उसके घर वाले भी ज़्यादा इंटरफेयर इस बात में नहीं कर पाते हैं और उसके जो पापा हैं उसको भी मानना पड़ जाता है। वो लड़की से बोलते हैं अच्छा बेटी जो तुमने किया सो ठीक किया, अब हम कर भी क्या सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, अब तो तुम समझदार हो चुकी हो। तो इस तरह से उसके भी घर वाले मान जाते हैं। और इधर जो लड़के के घर वाले थे प्रतीक के माँ बाप, उसके ने जो अपनी मम्मी को ये सारी बातें बताई थी, उसके भी पेट में बातें ज़्यादा नहीं टिक पाई। उसकी माँ ने अपने घर वाले मोहल्ले वालों को बता दिया कि हमारी जो बहू है वो एक IAS ऑफिसर है। इस तरह से प्रतीक के पापा को भी सारी बातें पता चल जाती हैं और प्रतीक को भी घर बुलाया जाता है और प्रतीक जो सारी बातें बताता है कि हाँ हम दोनों ने शादी कर ली है। तो दोस्तों अब दोनों फैमिली मेम्बर्स जो प्रतीक के घर वाले होते हैं और जो प्रिया के घर वाले होते हैं वो ये चाहते थे कि अब इन दोनों की शादी कानूनी तौर पे हो चुकी है, मंदिर में जाके इन दोनों ने शादी भी कर ली है, क्यों ना एक बार रिश्तेदारों को भी बता दिया जाए। तो ये सोच कर वो दोनों जो ये शादी एक बार अपने आंखों के सामने देखना चाहते थे, इसलिए प्रिया और प्रतीक की वापस शादी उनके घर में पटना में की गई थी। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोनों परिवार खुश होते हैं और दोनों प्रेमी प्रेमिका वापस मिल जाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी थी। आपको कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपका कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।